नमस्कार दोस्तों। लिटरेरी आर्ट के आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन का पॉपुलर साहित्यकार है हरिवंश राय जी बच्चन। आज इन पर हम बात करने वाले हैं। छायावादी कवि या फिर हलावादी कवि ऐसा भी उन्हें कहा जाता है। छायावादी कवि to which we can call in English as a neo-romantic poet who contributed to write the poetry on nature or on uh, humanitarian outlooks, or who has written the poems on women, love for nature, love for women, or uh, etc. Apart from that, he is also called as हालावादी कवि। हालावादी कवि ऐसा भी उन्हें कहा जाता है। हाला यानी मध्य, मध्य यानी अ, मदिरा, और मदिरा इस विषय को लेकर जिन जिन कवियों ने अपनी कविताएं लिखी है, साहित्य लिखा है, उनको हालावादी कवि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो ये कवि हैं यहाँ पे हरिवंश राय जी बच्चन, सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि बहुत सारे कवियों ने हालावाद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनमें केवल हरिवंश राय बच्चन जी का ही नाम नहीं आता, बल्कि रामेश्वर शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, ऐसे भी कुछ साहित्यिक है, हिंदी साहित्यिक है, जिनका हम हालावाद में नाम ले सकते हैं। हालावाद साहित्य एक ऐसी प्रकृति है जिसमें मद्य या मदिरा को काव्य का विषय बनाया जाता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखी थी और काफी दिलचस्प और काफी पॉपुलर हो गई थी, आज भी है। हालावादी साहित्य की कुछ खासियत है। हालावाद में जीवन की कठिनाइयों से मधुपान करके या फिर मद्यप्राशन करके मुक्ति की क्षण भंगुरता में विश्वास किया जाता है। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि अगर उसे हम पी ले, मदिरा को हम पी ले, तो उसकी मस्ती में हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हालावाद में प्रेम, मादकता, शराब, प्याले वगैरह की चर्चा होती है और हालावादी साहित्य ने निराशा को भारतीय जनता में आनंद में बदल दिया है। तो फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी रचना मधुशाला अपने प्रकाशन के कई सालों बाद भी पढ़ी और बहुत अच्छी तरह से सुनी जाती है। तो इनका हम कुछ संक्षिप्त में परिचय कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगी। ये जो है हरिवंश राय जी बच्चन, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। और अ, उनके पिताजी को पहले दो लड़कियां हो गई थी। इट इज द एक्चुअली द मेंटेलिटी ऑफ द सोसाइटी दैट they are quite fearful about the birth of girls at that time. That means in the early 20th century also, that type of mentality was there in the society. And when uh, continuously two girls had been delivered by his wife, at that time he thought that I must have to go to some priest and ask the solution for that. और फिर हरिवंश राय बच्चन के पिता जो है एक ब्राह्मण के इधर गए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हरिवंश का जो कथा है वो अपने घर में तुम पढ़ो, तो शायद उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। और उस पुराण को पढ़ते ही हरिवंश राय जी बच्चन जी का जन्म उनके घर में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हो गया था।
तो उनका नाम हरिवंश ऐसा रख दिया गया था, नामकरण भी ऐसे ही कर दिया गया था पुराणों के अनुसार। तो ये बात हमें कहीं न कहीं ध्यान में रख देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे और एक बात है कि ये जो अ, हरिवंश राय जी थे, अपने जन्म के साथ ही बहुत ही ब्रिलियंट थे। उन्हें अपने घर में बच्चन नाम से पुकारा जाता था। इनका वैसे तो इनका नाम श्रीवास्तव था सरनेम, लेकिन उनको अपने घर में बच्चन नाम से प्यार से पुकारा जाता था, और दैट नेम इज कंटिन्यूड राइट आफ्टर दैट मीन्स सरनेम वाज कंटिन्यूड एज बच्चन। उनका कोई बच्चन ऐसे नाम से कोई सरनेम नहीं था, श्रीवास्तव उनका सरनेम था। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज है। तो फ्रेंड्स देखिए, अ, उनका आरंभिक शिक्षा जो है वो इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से हुई थी। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए की थी, और फिर 1952 में वो विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। स्वदेश वापसी पर आकाशवाणी में प्रोड्यूसर बने थे वो। फिर 1955 में अ, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, और 1966 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों अभी उनके जो कुछ वर्क्स हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है, कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी उन्होंने लिखी है, आत्मकथाएं भी लिखी है, उसके साथ ही कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं। लेकिन कुछ पोएम्स का मैं यहाँ पे नाम पढ़ना चाहूंगी। देखिए, मधुशाला अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि मधुशाला, फिर मधु कलश है, उसके साथ ही हलाहल नाम की भी एक बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी थी। सूत की माला, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, चार खेमे 64 खूटे, दो चट्टाने, कटती प्रतिमाओं की आवाज, नई से नई, पुरानी से पुरानी। तो ऐसे कुछ कविताएं उन्होंने लिखी हैं, और कुछ अनुवाद भी उन्होंने यहाँ पे किए हैं। तो उन अनुवादों के बारे में भी हम आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो अनुवाद किए थे उमर खयाम जी के कुछ खयाम की मधुशाला ऐसे नाम से। मैकबेथ जो इंग्लिश में शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, तो उसका हिंदी में अनुवाद हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। फिर उमर खयाम की रुबाइयां, उसका भी उन्होंने अनुवाद किया है। ओथेलो अगेन द प्ले बाय शेक्सपियर, उसका अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया था। नेहरू के राजनीतिक जीवन चरित्र का अनुवाद उन्होंने किया है। फिर इट्स की कुछ कविताओं का भी अनुवाद उन्होंने किया है। हेमलेट का अनुवाद किया है। किंग लियर का भी उन्होंने अनुवाद हिंदी में किया है। तो फ्रेंड्स अब कुछ उनकी आत्मकथाएं हैं, ऑटोबायोग्राफीज। तो उनमें हम स्पेसिफिकली 3-4 नाम ले सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में पब्लिश हुई थी। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और दश द्वार से सोपान तक। तो ऐसे कुछ उनके आत्मकथाएं हैं जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही उन्होंने जो दो चट्टाने काव्य संग्रह पब्लिश किया था, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया हुआ है। दोस्तों उनकी कविता की कुछ लाइंस मुझे बहुत ही पसंद है। अब ये तो मैं
यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बस पढ़ देती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए यहाँ पे मैंने उनकी इन कविताओं का लाइन्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है, वह लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है, वह लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। किताबों से ज्यादा लिखा होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी लाइंस है उनकी इस कविता की, तो बहुत ही पसंद आ गई थी मुझे और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। और भी कुछ लाइंस है जो कि हमें अच्छी लगी है। जो सामने है लोग उसको बुरा कहते हैं। जो सामने है लोग, जो दिखता है हमें, हम उसे बुरा भला कह देते हैं। जो सामने है लोग उसको बुरा कहते हैं। जिसको कभी देखा नहीं उसको सब खुदा कहते हैं। जिसको कभी देखा नहीं उसको सब खुदा कहते हैं। तो ये बात है कि जो सामने लोग रहते हैं उसे हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन जिनका हमें कोई परिचय नहीं, बस सुना है, तो उसको हम खुदा कहते हैं। उसका कोई हमें अनुभव भी नहीं है। फिर और भी कुछ लाइंस हैं उनकी। उसके नैनों की जलधारा, सॉरी, उसके नैनों का जल खारा, मैं गंगा की निर्मल धारा। उसके नैनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा। पावन कर देगी मन तन मन को, क्षण भर साथ बहो। दुखी मन से कुछ भी न कहो। दुखी मन से कुछ भी न कहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी रचनाएं हैं उनकी, क्या कहें अब। अ, इतना सुंदर सा साहित्य उनका निर्माण किया गया है उन्होंने। अ, अब एक दोस्तों, वीडियो के इस सीरीज में हम हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ कविताएं जरूर देखने वाले हैं, लेकिन आज के इस सेशन में स्पेशली आई एम गोइंग टू रीड हिज पोएम जीवन की आपाधापी में। ये जो कविता है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसी के साथ उस पर चर्चा भी करेंगे। तो कृपया मेरा वीडियो देखते रहें। देखिए, बहुत ही सुंदर सी कविता है। मॉडर्न जमाने में हम अपना जीवन किस प्रकार से बिता रहे हैं और किस प्रकार से हम व्यस्त हैं अपने ही सुखों और दुखों में, अपने ही कार्यों में, अपनी ही सोच में, अपने ही कामों में और अपने ही विचारों में। तो हमें किसी के लिए टाइम ही नहीं है। शायद खुद के लिए भी हम हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हमें यहाँ समझाया है। किसी रिलेशन के लिए हमें टाइम नहीं है, किसी एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बस दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और भौतिक सुविधाओं के आगे दौड़ते जा रहे हैं। यही उन्होंने यहाँ पे बताया है। देखिए, मैं कविता पढ़ती हूँ। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में, कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो जीवन की आपाधापी एवं विस्तारित जीवन की शैली के बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। वे कहते हैं कि ये जो
फास्ट मोशन में हमारी लाइफ जा रही है, जिसके हम पार्ट बन चुके हैं, उसके चलते हम अपनों से जुड़े लोगों के स्वभाव से नाखुश हो जाते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी, मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का बहुत चक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं। जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो वो कहते हैं कि लाइफ के चलते कुछ रिलेशंस हम बना लेते हैं, और इसके चलते हम कई बार पूर्व ग्रहों से ग्रस्त होकर उनके प्रति अपनी एक अलग धारणा बना लेते हैं। यह जीवन है, बहुआयामी है, और ये सब होना तय है। कभी कभी सब कुछ हमारी सोच या हमारी तरीके से नहीं होता है, क्योंकि चीजें सदैव हमारे अनुकूल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन तो वैसे भी वक्त के थपेड़ों और अनेकानेक प्रॉब्लम्स में जुड़ा रहता है। कई बार हम लोगों से जिन चीजों की अपेक्षा करते हैं, वो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती है, और तब हम एक प्रकार से अंदर ही अंदर डिसरिस्पेक्ट हुआ है हमारा, ऐसा सोच लेते हैं, या फिर हम खुद को उपेक्षित समझ लेते हैं। इससे हमारे अंदर की भावनाओं के उद्वेग के चलते बहुत कुछ परिवर्तित होने लगता है। कई बार हमें लगने लगता है कि मैं जो चाह रहा हूं या चाह रही हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से हम उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे हमारा अब तक का जीवन क्रम ही होता है, जिसमें हमें हमेशा अ, प्राथमिकता हमने किस चीज को दी है। तो अ, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, या फिर जो हमें अच्छा लगता है, जो रिलेशंस हमें अच्छे लगते हैं, उनके साथ ही रहना। जो हमें हैप्पी कर सके ऐसे ही मोमेंट्स बिताना। तो ऐसा ही हम करते हैं, और ऐसे ही लोगों के साथ हम रहते हैं। और पर कभी कभी लाइफ में ऐसे भी लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर डिसओबे करते हैं, अनलाइक करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी समीक्षा करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बुरा लगता है, हमारा मन दुखी हो जाता है, विचलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, और उद्वेग से भरा वो मन कहीं ना कहीं पे हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या वाकई हम ऐसे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है प्रतिकूल व्यवहार, वो हो सकता है, क्योंकि नेचर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द एटीट्यूड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्वभाव जो है प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, ये हमें समझ लेना है। और कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि कुछ लोग अगर हमें पसंद करते हैं, तो कुछ नापसंद भी कर सकते हैं। और ये प्रतिकूल व्यवहार जो हमारे साथ हो रहा है, तो वो स्वाभाविक है।
हम खुद को यहाँ पे असह्य या कमजोर या फिर दुर्लक्षित हमें खुद को नहीं समझना है। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा भी होगा कि हम गहरे अपराध बोध एवं हीन भावनाओं से भी भरी ऐसी परिस्थिति में थोड़ा संभलना और संतुलित होकर इस विषय के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों हुआ? साथ ही उपेक्षा के पीछे हमारी कार्यशैली भी तो हो सकती है, जिसे हमने प्रारंभिक और धीरे-धीरे शायद नजरअंदाज कर दिया हो। लेकिन वही बात अगले व्यक्ति के मन में धीरे-धीरे बड़ी होकर चली आती है, जिसका परिणाम हमें शायद आज भुगतना पड़ता है। तो लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव ऑरा खड़ा करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टोटली नेगेटिव ऑरा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किंतु होता क्या है कि हम दूसरों के द्वारा अपने प्रति किए जाने वाले इस तरह के व्यवहार से नाखुश हो जाते हैं, तथा अपने मन को झूठी दिलासा देना या अ, फिर एक बदला लेने की एक दृष्टिकोण या एक मंशा हमारे मन में पाल लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है दोस्तों। ये मन को हमारे जो शांति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं छिन जाती है। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए, और जो भी सिचुएशन आए हमारे लाइफ में, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे एक्सेप्ट करते हमें अपना लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से बिताना है। तो देखिए आगे वो क्या कहते हैं। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोली थी। जितनी ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय को ठंडे दिल से हो सकता है, यह तो भागा भागी की छीना छोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कर आया। यह थी तकदीर बात मुझे गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली। जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो यह बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे समझाई है कि इस कारण से हमें कई बार अपनी उन्हीं धारणाओं को अंतिम सत्य मानने की भूल कर बैठते हैं, जो हमने अपने पूर्व ग्रहों के चलते निर्मित की है। देखिए, छोटी छोटी बातों के विरोध में न्यायाधीश की भूमिका हम निभाने लगते हैं, और ये हमें नहीं करना है। हम कभी कभी कुछ लोगों के बारे में जिस प्रकार से सोचते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी परिस्थिति में यह सोचने या विचारने का साहस नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं इसके पीछे की अहम कड़ी हम ही है, क्योंकि हमने ऐसे इसके बारे में सोचा था, लेकिन वो वैसा नहीं है। वो हमारी सोच थी, वो हमारा पूर्वग्रह था, जो कि उन बातों या चीजों से प्रारंभ हुई जो परस्पर नासमझी और एक दूसरे को सबक सिखाने या स्वयं के श्रेष्ठता बोध के चलते इतना बड़ा आकार लेकर हमारे स्वभाव की नम्रता, सहिष्णुता तथा सरसता को प्रभावित कर उसे और कसैला बनाने का सबसे बड़ा कारण बनी है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हमारी एक प्रवृत्ति, कभी भी किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले हमें ये सोच लेना है कि हमने उसको बहुत करीब से नहीं जाना है,
और अगर हम कुछ पूर्वाग्रह या फिर उसके बारे में समीक्षा करते हैं, तो हमारी थिंकिंग है, हमारा थॉट प्रोसेस है उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे ही हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझ लेनी है। और जब वो व्यक्ति उसके विपरीत हमारे साथ बिहेव करता है, तो कहीं न कहीं हमारी सारी जो उम्मीदें हैं उसके साथ जुड़ी हुई, वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, अ, यहाँ पर उसके बारे में सारे विचारों का विनाश हो जाता है, और हमारी जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उस व्यक्ति के प्रति, तो वह कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाती है। तो हमें दूसरों की समीक्षा करते हुए एक आत्मावलोकन भी करना है, कि जब हम दूसरों के सवालों दूसरों के प्रश्नों के या फिर सवालों के उत्तर देते हैं, या फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर उनमें ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि हम कैसे इस बारे में सोचते हैं, या फिर इस घटना पर हम कैसा रिएक्ट कर सकते हैं। ये प्रथम हमारी प्राथमिकता है कि हम खुद कैसे बिहेव करेंगे, ये सोचना चाहिए। पहले खुद के बारे में विचार कीजिए, फिर दूसरे के बारे में कोई धारणा बना लीजिए। ये बहुत ही गलत बात है कि हम सर्वप्रथम दूसरों के बारे में कोई धारणा बना ले, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। देखिए, वो क्या कहते हैं अभी आगे, कि यह थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो, जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो कभी कभी हमारी जो निगेटिव थॉट प्रोसेस है, कभी पॉजिटिव भी बन सकती है। किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले हमें उस व्यक्ति को बहुत ही करीब से जानना बहुत ही जरूरी है। जिसको हम सोना समझ रहे हैं, वो मिट्टी निकल सकता है, या फिर किसी ने हमें दुख दिया है ऐसा लग रहा है, तो शायद वो हमें बहुत ही हमारी लाइफ में खुशी ला सकता है वो इंसान। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट कर लेना है। और इस हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में ये सारी बातें हमें हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर करनी है, और करनी ही है। ये मैसेज उन्होंने हमें इस पोयम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है फ्रेंड्स। तो बहुत ही सुंदर कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। सभी लोग पढ़े, उनके जीवन का परिचय भी बहुत ही सुंदर है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हरिवंश राय बच्चन जी की और भी कुछ कविताएं मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल से। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।